हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर स्वागत है आपका। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस बताने वाला हूं आरबीएसई बोर्ड जो आपके केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, रसायन विज्ञान का। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। 2 दिन का समय आपके पास है। इन 2 दिनों में इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इसमें से पेपर आपका 90% छप जाएगा, फंस जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। पूरी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से बता दूंगा। ठीक है, ये है आपके सामने। तो पहले चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे, अध्याय नंबर 1 विलियन से, जिसके अंक बार होने वाले हैं 6। हेनरी का नियम व सीमाएं लिखो, ये क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए। राउल्ट का नियम लिखो। प्रतिलोम प्रासरण क्या है, इसका एक उपयोग लिखो। मोलरता किसे कहते हैं, सूत्र व मात्रक लिखो। मोलरता किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक। सूत्र याद होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आपके हो जाएंगे। 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 450 ml का विलयन बनाया गया हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलरता कैसे ज्ञात करने हैं ये आपको आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर व दो उदाहरण दीजिए। असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। मेरे हिसाब से इसमें कोई अभी तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा ले जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, ये आपको बताना है। कवतनाग में उन्नयन व विलय के अणुभार में संबंध लिखो, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मोल अंश क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखो। और मोल अंश पर आधारित आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न आएगा। और स्थिर क्वाती मिश्रण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखो। तो ये पहले चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपको टोटल 12 बताए गए हैं मेरे द्वारा, इनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा, 10 चैप्टर तक टोटल क्वेश्चंस। हर चैप्टर में 10 से 12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा एग्जाम के लिए। अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया बढ़िया तरीके से। और इनको आपको क्या करना है, याद करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पहले चैप्टर में आपको कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके अध्याय नंबर 2 विद्युत रसायन, जिसके अंक कितने हैं, 6। कोलराउस का नियम लिखो। कोलराउस का नियम अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। लवण सेतु क्या है, लवण सेतु की परिभाषा और लवण सेतु का कार्य कि क्या करता है लवण सेतु, इसका आपको आना चाहिए। एक फेराडे का मान लिखो। ठीक है, एक फेराडे का मान कितना होता है वो आपको आना चाहिए। एमसीक्यू के अंदर या रिक्त स्थान के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। किसी सेल का EMF ज्ञात करने का आंकिक प्रश्न। चालकता, विशिष्ट चालकत्व, सेल स्थिरांक की परिभाषा और इनके सूत्र व मात्रक लिखने। चालकता की परिभाषा और सूत्र और मात्रक आना चाहिए। विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा, सूत्र और मात्रक आना चाहिए। और सेल स्थिरांक की परिभाषा, सूत्र और क्या आना चाहिए आपको, मात्रक आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, डेनियल सेल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ईंधन सेल और शुष्क सेल का चित्र बनाइए। किसी सेल की नेनस्ट समीकरण कैसे निकालते हैं लिखना, वो भी आपको आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सीसा संचायक सेल के आवेशित व निरावेशित होते समय अभिक्रियाएं लिखना। सेल की गिब्स ऊर्जा व सेल स्थिरांक ज्ञात करना, कि किसी सेल की गिब्स ऊर्जा और सेल स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं, वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखो। और ईंधन सेल का वर्णन, ईंधन सेल का कंप्लीट वर्णन आना चाहिए। और फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल की इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो, कि डेनियल सेल पर होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी होती है। ये NaCl वगैरह आपको जो दे रखे हैं, इनका ये पाई जीरो ज्ञात करने का आपके प्रश्न आ सकता है। तो ये दूसरे चैप्टर के भी मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इनको पढ़ लेना फटाफट, आपका काम हो जाए। उत्तर तो आपको देखो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार कर दिए हैं, तो आप उत्तर तो कम से कम आप लोग ढूंढेंगे। और उत्तर ढूंढने कहाँ जरूरत, अगर आप लोगों के बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए, पूरी साल आप लोगों ने मेहनत की है, तो नोट्स को पढ़े हुए, तो फिर तो ये फटाफट वहाँ जाके आपको टिक ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2 समय में अब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हो, पूरी चीज़ें वैसे भी होगी नहीं कवर। ठीक है, तो ये आप लोग बढ़िया तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। ठीक है, दूसरे चैप्टर में ये चीज़ें आपको पढ़नी। अगला देखो, अगला चैप्टर है आपका अध्याय नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी, जिसके नंबर कितने होने वाले हैं, 6। अभिक्रिया वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा लिखो, कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा आपको आनी चाहिए। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना, किसी अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया का वेग लिखना, अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं। ये जो अभिक्रिया वेग आपको दे रखा है, वाई के विघटन के अंदर ज्ञात करने का प्रश्न आप कैसे आ सकता है। ठीक है, अगला, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में क्या अंतर होता है, ये आपको आना चाहिए। सक्रियण ऊर्जा व आरएनए समीकरण लिखना, कि सक्रियण ऊर्जा और आरएनए समीकरण कैसे लिखा जाता है, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई लिखना। इनके जो इकाई होती है ना, मात्रक जो होता है, वो आपको आना चाहिए। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा व उदाहरण, इनकी परिभाषा और क्या आना चाहिए आपको, उदाहरण आना चाहिए।
छदम एकागुण अभिक्रिया की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। कि जो छदम एकागुण अभिक्रिया होती है उसकी परिभाषा और क्या आना चाहिए, आपको उदाहरण आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। प्रथम कोटि व द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र स्थापित करना व इस पर आंकिक प्रश्न। कि प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र स्थापित करना और इस पर आंकिक प्रश्न आपको आया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण स्थापित करना और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का दुगुना होता है। क्यों होता है, ये रिजल्ट आपको लिखना है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में से कोई एक का प्रभाव। तो ये आपके तीसरे चैप्टर के भी मैंने आपको बता दिए, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, कोई समस्या नहीं यहाँ तक, बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ, इस बात को ध्यान रखना। चौथा चैप्टर है आपके अध्याय नंबर 4 है डी व ए ब्लॉक के तत्व, अंक कितने हैं, 6। ठीक है, आपको जो सिंपल लगता है पहले वो चैप्टर याद कर लीजिए, नंबर आप डिसाइड कर लीजिए मेरे को कितने लाना है, उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। Fe2+ में ए युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। अब चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कैसे ज्ञात करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। डी व ए ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए। संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होती है ये आपको लिखनी आनी चाहिए। ZnCdHg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, कारण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में अक्सर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो CuZ बराबर 29 और CrZ 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और पैरा यूरेनियम तत्व की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जो पैरा यूरेनियम तत्व होता है उसकी परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके अवयवी तत्व लिखिए। लेंथेनोइड व एक्टिनोइड संकुचन किसे कहते हैं, कारण बताइए। अंतराकाशी यौगिक की परिभाषा लिखिए। Ti4+ आयन रंगीन है या रंगीन, कारण बताइए। रंगहीन और रंगीन एक होता है, एक कलरलेस होता है, एक कलरफुल होता है, इस बात को ध्यान रखना। 2 चीजें आपको अभी तक ध्यान रखनी। फिर अगला, लेंथेनोइड तत्वों का पृथक्करण करना क्यों कठिन है। लेंथेनोइड व एक्टिनोइड श्रेणी में समानता व अंतर लिखिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 बनाने की विधि और मिश्र धातु के उदाहरण व उनकी अवयवी धातुएं आपको लिखनी है, इस बात को ध्यान रखना। ये आपको टोटल चौथे क्वेश्चन के अंदर 15 चैप्टर, देखो 12 से 13 क्वेश्चन जो एवरेज होता है वो 12 से 13 क्वेश्चन है, कभी किसी में 10 हैं, किसी में 15 हो गए। तो आपके लिए और मेहनत कर ली मैंने, आप लोग बढ़िया तरीके से कर लेना, आपका काम इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप लोग आराम से देख सकते हैं वापस। जो डी व ब्लॉक के तत्व हैं इनके एक एक क्वेश्चंस आपको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके सारे लिखना है, याद करने। 2 दिन है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। 2 दिनों में दिन के 15-15 घंटे 30 घंटे निकालोगे ना, चैप्टरों का 2-2 बार रिविजन हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक है, तो आप लोग ये बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, ये हो जाना चाहिए ये सारी चीजें। अगला देखो, 5वां चैप्टर है अध्याय नंबर 5 उप से संयोजक यौगिक, जिसके अंग निर्धारित किए गए हैं 5। द्विक लवण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। क्लोरोफिल व हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखिए। द्विदंतु लिगेंड का उदाहरण दीजिए। निम्न के नाम व संरचना लिखनी है, जो दे रखा है इनका आपको नाम और क्या आनी चाहिए, संरचना आनी चाहिए। उभयदंतु लिगेंड व किलेट लिगेंड की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। ज्यामिति समावयवता की शर्तें व उदाहरण लिखिए। और संकुल यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। कि संकुल यौगिक का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, ये आपको लिखना है। तो ये जो आपके अध्याय नंबर 5 है उपसे संयोजक यौगिक, उसके अंदर ये 5-7 सवाल आपके बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट और है जो आपको ध्यान रखना है। आगे फिर चलते हैं, संकुल यौगिक समन्वय मंडल उप से संयोजक संख्या की परिभाषाएं। होमोलेप्टिक व हेटेरोलेप्टिक संकुल की परिभाषा व उदाहरण। इनकी समन्वय संख्या और ऑक्सीजन संख्या, किसी भी जो आपको संकुल यौगिक देकर रखा होगा उसकी समन्वय संख्या CN और ऑक्सीजन संख्या ON ज्ञात करना आपको आना चाहिए। प्रूसियन ब्लू का सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। ये जो आपको दे रखा है इसके प्रकाशिक समावयवी बनाओ। और ये अनुचुंबकीय जबकि ये प्रतिचुंबकीय, क्यों, रीजन आपको आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। अगला, अष्टफलकीय यौगिकों में D कक्षों के विपाटन का चित्र बनाइए। वर्नर सिद्धांत और निम्न में ऑक्सीकरण संख्या, ये जो 2 आपको दे रखे हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की आएगी। जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको तो एकदम घोट के जाना है पूरा शानदार तरीके से, इसमें कोई आलस नहीं होना चाहिए। हम याद नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शानदार तरीके से याद करना आपको, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बात ध्यान रखना ही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने इस चैप्टर में आपको बताई। ठीक है, मेरे हिसाब से 5 चैप्टर तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं
तो फिर अगला चैप्टर हमारे पास आ जाएगा अध्याय नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जिसके अंक कितने हैं 6। फ्रीओन का सूत्र वे नाम लिखिए कि फ्रीओन का सूत्र क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, डीडीटी का पूरा नाम व संरचना, डीडीटी का पूरा नाम और संरचना क्या होती है आपको बताना है। ये जो आपको अवयव दे रखा है इसके सभी समावयवी बनाकर आईयूपीएसी नाम लिखो। सेतजेक का नियम लिखिए। वुड्स अभिक्रिया व वुड्स फिटिंग अभिक्रिया लिखो। वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है बताना। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। जो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया होती है उसमें आपको अंतर आना चाहिए। फिनक्लेस्टाइन और सैंडमेयर अभिक्रिया लिखिए। जो फिनक्लेस्टाइन और सैंडमेयर अभिक्रिया होती है वो आपको आनी चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेम रिएक्शन तो आप बढ़िया तरीके से कर लो। नेम रिएक्शन तो जितनी ज़्यादा याद करोगे उतना फायदा हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। वाइनिल क्लोराइड व एलिली क्लोराइड का सूत्र व परिभाषा। जेम डाई हेलाइड व विष डाई हेलाइड अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये जो अभिक्रियाएं दे रखी है इनको क्या करना है, पूर्ण करना है। एथेनॉल पेरोक्साइड HBr और कैसियन से करवाओगे तो क्या बनेगा ये आपको खुद को बताना, ठीक है। तो ये आपके सामने जो छठा चैप्टर था हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, उसके मैंने आपको टोटल 12 से 13 क्वेश्चंस बताएं। ये आपको याद करना है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेम रिएक्शन तो अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या, नेम रिएक्शन ही और क्या, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, ठीक है जी। चलें आगे चलें। अगला चैप्टर है आपके अध्याय नंबर 7 है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। अंग है 7 नंबर बहुत होते हैं 56 में से, ध्यान रखना। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का सूत्र व आईयूपीएसी नाम लिखिए। फिनोल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया दीजिए। कैटेकोल रिसोर्सिनोल का सूत्र व आईयूपीएसी नाम लिखिए। पिक्रिक अम्ल का सूत्र व आईयूपीएसी नाम लिखिए। फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए। और फिनोल की अपेक्षा फिनोक्साइड अधिक स्थायी होता है, क्यों, ये रीजन आपको बताना, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिनोल से कैसे प्राप्त करेंगे, फिनोल की किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे कि आपको एनिसोल मिल जाए, आपको क्रिसोल मिल जाए। ये फिनोल से कैसे प्राप्त करेंगे, इससे कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर ट्रेंडिंग में होता आता है, ध्यान रखना, ठीक है। राइमर टिमान अभिक्रिया लिखो, ये आपको आना चाहिए। तो ये अभी तक 8 क्वेश्चन आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। आप लोग याद करेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस देखिए। C4H10O के स्थायी समावितता उनके आईयूपीएसी नाम लिखो। फिनोल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। परिशुद्ध व विकट एल्कोहल की परिभाषा लिखिए। क्यूमीन क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। क्यूमीन होता क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम आपको आना चाहिए। विलियमसन इतर संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन इतर संश्लेषण जो अभिक्रिया वो आपको आनी चाहिए। फिनोल व एल्कोहल के अम्लीय गुणों की व्याख्या कीजिए। फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाई। जो फिनोक्साइड आयन होता है उसकी अनुनादी संरचना आपको बतानी है। तो ये जो चैप्टर नंबर आपके 7 था उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 15 क्वेश्चंस है जो आपके इंपॉर्टेंट, 15 क्वेश्चंस जो है वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 से लेकर 15 तक यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, और टोटल 7 सवाल आपको ये और दिखाई दे रहे हैं। एल्कोहल, फिनोल और ईथर जो चैप्टर है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग जरूर याद करिएगा इनको, ठीक है। इग्नोर मत करना, ऐसा नहीं इग्नोर करके चले जाओ फिर पछताओ तो कि सब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, ऐसा नहीं, सारे सवाल आ गए फिर पछताओ हो आपको, ठीक है। अगला चैप्टर है अध्याय नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है आपके 7 नंबर का। आईयूपीएसी नाम लिखना है। मेलोनिक अम्ल का, सक्सीनिक अम्ल का और ऑक्जेलिक अम्ल का आपको आईयूपीएसी नाम आना चाहिए। 2,4-DNP का पूरा नाम लिखिए। जो 2,4-DNP होता है उसका पूरा नाम आना चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल व कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना आपको आनी चाहिए। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र आपको आना चाहिए और इसका आईयूपीएसी नाम लिखना भी आपको आना चाहिए। एल्डोल संघनन अभिक्रिया लिखो। जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है ये आपको आना चाहिए। केनिजारो अभिक्रिया लिखो। नेम रिएक्शन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगला वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया लिखो और रोजेनमुड अपचयन अभिक्रिया लिखो। ये आपको 1 से लेकर 8 तक ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। आगे फिर हम लोग अगर बात करें तो आगे वाले जो क्वेश्चंस है, एस्टीकरण अभिक्रिया लिखो। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया लिखो। एल्कीन की ओजोनी अपघटन अभिक्रिया लिखो। इटार्ट अभिक्रिया व हेल्वोलार्ड जेलेंसी अभिक्रिया लिखो। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC की संरचना आपको आनी चाहिए।
ये Cl आपको 3 जो अवयव दे रखे हैं, इनकी अम्लीयता का बढ़ता क्रम आपको लिखना, बढ़ता क्रम और घटता क्रम दोनों पूछे जा सकते हैं, ये आपको आने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7वें चैप्टर 8वें चैप्टर में भी। अब हम लोग चलते हैं 9वें चैप्टर में। अध्याय नंबर जो 9 है वो है एमीन। इसके अंक कितने निर्धारित किए गए हैं आपके? 5 निर्धारित किए गए हैं। एमीन से एन का संकरण लिखो, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का उदाहरण लिखिए, एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाइए, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, सूत्र व नाम लिखिए। हिंसबर्ग अभिकर्मक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या उसके बारे में और उसका सूत्र और नाम आपको आना चाहिए। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं? जो एनिलीन होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं? रीजन आपको आना चाहिए। हापमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया लिखो। जो हापमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया है ये भी आपको आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया लिखो। जो ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है वो आपको लिखनी है। युग्मन अभिक्रिया लिखो। युग्मन अभिक्रिया को क्या होती है वो भी आपको लिखना है। तो अभी तक ये 1 से लेकर 8 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाने चाहिए। हिंसबर्ग अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। कार्बिल एमीन परीक्षण बताइए और नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, छोटे क्वेश्चन से 10 टोटल क्वेश्चन हुए, देख लो। किसी में 15 आ रहे हैं, किसी में 12 आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट मैंने बोला था ना 12 से 13 तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये आपको बढ़िया तरीके से करने हैं तैयार, आपको किसी भी हालत में इनको तैयार करना है, मतलब करना है। ठीक है, अब एक लास्ट चैप्टर बचा है, इस लास्ट चैप्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। अध्याय नंबर 10 है जैव अणु में 2 नंबर का एक छोटा चैप्टर है जो आपको ध्यान रखना। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी होती है? प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की कौन सी संरचना परिवर्तित नहीं होती है? डीएनए में नाइट्रोजनी सारक कौन सा होता है जो आरएनए में नहीं होता? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी सारक होता है जो आरएनए में नहीं होता? इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? डीएनए द्वितीय कुंडलन में कौन सा सारक किसके साथ जुड़ता है? ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक ये 7 क्वेश्चंस आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने। ठीक है, अगले क्वेश्चंस हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चंस हो जाएगा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन कैसे होता है वो आपको समीकरण आना चाहिए। आरएनए की द्वितीय संरचना किस प्रकार की होती है? स्टार्च की संरचना बनाइए। डीएनए व आरएनए में अंतर बताइए। ग्लूकोज की हवार्थ संरचना का निर्माण कीजिए। ग्लूकोज जो हवार्थ संरचना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, उपयोग बताइए। बाकी डीएनए आरएनए के बारे में आपको आना चाहिए, है ना। पेप्टाइड बंध वगैरह जो होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना भी आपको आनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे तो आपके 56 में से 40 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। और सभी विद्यार्थियों को राघव पाठशाला परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपके बहुत अच्छा पेपर होगा। मैं तो 40 प्लस क्यों, मैं तो कामना ये कर रहा हूँ कि आपके 56 में से 56 आए और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ आपके क्या आए, 100 नंबर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, जितनी चीज़ें बताइए बढ़िया तरीके से याद करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।